Hello students, welcome back to this class. In the previous class, we started vectors, and in this class we will continue with vectors. So at the end of the previous class, we were doing about displacement vector. तो अब चलिए उसके आगे स्टार्ट करते हैं. तो उसके बाद है भी एक जीरो वेक्टर क्या होता है देखो. तो जीरो वेक्टर बेसिकली is that vector which has zero magnitude and arbitrary direction. तो arbitrary direction का मतलब है कि मतलब we cannot assign any direction to zero vector, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड ही जीरो है तो फिर उसकी डायरेक्शन क्या होगी. एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जीरो एंड वी पुट एन एरो ऑन जीरो, तो ये बन जाता है जीरो वेक्टर. सो एंड इट इज आल्सो कॉल्ड नल वेक्टर. तो इसे हम नल वेक्टर भी बोलते हैं. और जीरो वेक्टर के क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे अगर कोई पार्टिकल स्टेशनरी है तो उसका वेलोसिटी जीरो होगा, यानी उसकी वेलोसिटी वेक्टर जीरो होगी और उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी जीरो होगा. या मान लो जैसे कोई बॉडी है, उस पर अगर हम दो फोर्स लगाएं अपोजिट डायरेक्शन में और दोनों फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, तो फिर जो नेट फोर्स है वो जीरो हो जाएगा. तो नेट फोर्स वेक्टर इज जीरो. इसके बाद कुछ इलस्ट्रेशंस हैं इसकी. तो अगर हम किसी वेक्टर को जीरो से मल्टीप्लाई कर दें तो फिर वो जीरो वेक्टर बन जाएगा. और सेकंड है, अगर किसी वेक्टर में हम उसी का नेगेटिव ऐड करते हैं तो फिर वो जीरो वेक्टर बन जाएगा. फिर ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जीरो वेक्टर की, आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हो. तो जैसे अगर किसी वेक्टर में हम जीरो ऐड करें या किसी वेक्टर में से जीरो सब्ट्रैक्ट करें तो वेक्टर रिमेन्स अनचेंज्ड. सेकंड प्रॉपर्टी है, अगर हम किसी जीरो वेक्टर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें देन इट विल रिमेन एज जीरो वेक्टर. इसके बाद अभी अगर मान लो कोई वेक्टर है हमारे पास a1i प्लस a2j प्लस a3 k कैप, और ये वेक्टर अगर जीरो है, यानी इफ वेक्टर a अगर जीरो वेक्टर है कोई, तो फिर ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब इसके तीनों कंपोनेंट्स जीरो हों. यानी i का भी कंपोनेंट जीरो हो, j का भी कंपोनेंट जीरो हो और k का भी कंपोनेंट जीरो हो. यानी a1 भी जीरो, a2 भी जीरो और a3 भी जीरो. अगर तीनों में से एक भी नॉन जीरो हुआ तो फिर वेक्टर जीरो नहीं हो सकता. और फोर्थ प्रॉपर्टी है, लेट n1a इज इक्वल टू n2b, और n1 n2 कोई नंबर्स हैं यहाँ पे, एंड इफ n1 इज नॉट इक्वल टू n2 एंड a and b आर नॉट कोलिनियर. तो कोलिनियर का मतलब होगा कि a और b ना तो पैरेलल हैं और ना ही एंटी पैरेलल हैं, बल्कि किसी एंगल पे हैं. मतलब a और b किसी एंगल पे हैं कि मान लो a इस तरफ है, b इस तरफ है. तो फिर ये तभी पॉसिबल हो सकता है कि जब a वेक्टर भी जीरो हो और b वेक्टर भी जीरो हो, क्योंकि अगर दो वेक्टर्स डिफरेंट एंगल्स पे होंगे तो उनमें फिर कभी इस तरह की रिलेशन नहीं आ सकती. ओके, तो मोर अबाउट दिस विल बी क्लियर इन द नेक्स्ट पार्ट. इसके बाद भी नेक्स्ट पॉइंट है सम, अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं.
if two vectors are equal, हमने पीछे पढ़ा था कि दो वेक्टर इक्वल कब होते हैं, जब उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो। तो अगर दो वेक्टर्स इक्वल है, मान लो, जैसे मान लो वेक्टर ए, सपोज वेक्टर ए इज a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, और वेक्टर बी है सपोज कोई b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। और अगर दोनों वेक्टर्स इक्वल हैं, यानी a इक्वल टू बी है, तो फिर दो वेक्टर इक्वल तभी हो सकते हैं जब उनके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स भी इक्वल हो, यानी आई कंपोनेंट आई के इक्वल, जे कंपोनेंट जे के इक्वल, और के कंपोनेंट के इक्वल। सो दैट मीन्स a1 is equal to b1, if a equal to b then a1 equal to b1, a2 equal to b2 and a3 equal to b3। लेकिन अगर मान लो आपको ऐसे दिया हो कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मतलब वेक्टर ए और बी तो इक्वल नहीं है, बट उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, क्योंकि जब वेक्टर ए और बी इक्वल होंगे तो इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होंगी। बट व्हेन वी से दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो यहाँ पे डायरेक्शंस ए और बी की डिफरेंट डिफरेंट हो सकती हैं। तो अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो इसका मतलब होगा कि जो ए का मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा, अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। तो यहाँ पे इनका ओवरऑल मैग्नीट्यूड इक्वल है, बट a1 b1 के इक्वल हो, a2 b2 के इक्वल हो, और a3 b3 के इक्वल हो, तो दैट इज नॉट नेसेसरी हियर। बट यहाँ पे ओवरऑल मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो वेक्टर ए है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, और कोई वेक्टर बी है से 4i माइनस 2j प्लस 3k कैप। तो यहाँ पे वेक्टर ए और बी इक्वल नहीं है, बट अगर आप इनका मैग्नीट्यूड निकालो तो मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल आएगा, क्योंकि ए का मैग्नीट्यूड आएगा अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दैट इज रूट 29, और बी का मैग्नीट्यूड भी आएगा अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो ये भी रूट 29 आएगा। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड्स दोनों के इक्वल हैं, बट वेक्टर्स इक्वल नहीं है, क्योंकि इनकी डायरेक्शंस डिफरेंट डिफरेंट है। इसके बाद भी सेकंड पॉइंट है, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, if two vectors are parallel, then we can represent one vector in the form of other vector। जैसे मान लो दो वेक्टर्स हैं a एंड b,
और दोनों पैरेलल्स हैं, then we can write b equal to some number m into a। तो यहाँ पे m कोई नंबर है, जैसे 1 2 3 4 कोई भी नंबर हो सकता है। It can also be a scalar quantity। तो अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो हम एक वेक्टर को दूसरे की फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो फिर m यहाँ पे पॉजिटिव होगा। Here m is positive if vectors are parallel। लेकिन अगर मान लो m नेगेटिव है, but if m is negative then vectors will be anti-parallel। Then vectors will be anti-parallel। जैसे फॉर एग्जांपल b इक्वल टू 2a, तो इसका मतलब है कि b का मैग्नीट्यूड a से डबल है, बट डायरेक्शन b और a की सेम है। और अगर ऐसे लिखो b इक्वल टू -2a, तो इसका मतलब है कि b का मैग्नीट्यूड a से डबल है, बट डायरेक्शन अपोजिट है। अगर a इस तरफ है तो फिर b इस तरफ है। तो let us take some example on this। ये क्वेश्चन नंबर 14 and 15 on page number 38। तो क्वेश्चन नंबर 14, गिवन टू वेक्टर्स a एंड b। तो a हमको दिया हुआ है, b हमको दिया हुआ है। तो a इक्वल टू i माइनस 3j प्लस 2k एंड b इक्वल टू 3i माइनस 9j प्लस 6k। तो हमने बताना है कि ये दो वेक्टर्स पैरेलल हैं या एंटी पैरेलल हैं। तो देखो, अगर हम इसमें से 3 कॉमन ले लें तो ये आएगा i माइनस 3j प्लस 2k, और ब्रैकेट के अंदर ये बन गया वेक्टर a। तो b इक्वल टू 3a ये आ जाएगा यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि b और a आपस में पैरेलल होंगे, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ रहा है, मतलब 3 यहाँ पे पॉजिटिव है। तो आंसर इसका हो जाएगा पैरेलल। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 15 देखो। तो a हमें दिया हुआ है -2i प्लस 3j प्लस 4k, और b इज गिवन 8i माइनस 12j माइनस 16k। तो अब देखो, अगर हम यहाँ से -4 कॉमन ले लें तो अंदर आएगा -2i प्लस 3j प्लस 4k। तो फिर आएगा -4 और ब्रैकेट के अंदर बन जाएगा वेक्टर a। तो आ जाएगा -4a।
तो अब यहाँ पे नेगेटिव नंबर आ गया, तो दैट मीन्स बी एंड ए विल बी एंटी पैरेलल, तो इसका आंसर हो जाएगा एंटी पैरेलल। हाँ जी, अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर दो वेक्टर्स पैरेलल या एंटी पैरेलल है, जैसे मान लो दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी, और अगर दोनों पैरेलल या एंटी पैरेलल हैं, तो इनके जो ये कंपोनेंट्स हैं आई जे और के कंपोनेंट्स, इनका रेशियो सेम होएगा, यानी if A and B are parallel or anti-parallel, तो उनके जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हैं उनका रेशियो सेम होगा, यानी A1 अपॉन B1, मतलब जो आई कंपोनेंट्स हैं उनका रेशियो A1 अपॉन B1 इज इक्वल टू A2 अपॉन B2 इज इक्वल टू A3 अपॉन B3। तो फिर ये कंडीशन अगर आती है तो दोनों वेक्टर्स पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल होंगे। तो ये चीज़ हम यहाँ भी चेक कर सकते हैं, जैसे ए और बी यहाँ पे पैरेलल है, तो उनका रेशियो अगर आप चेक करो तो 1/3 -3 अपॉन -9 ये भी 1/3 आ जाएगा, और 2/6 ये भी 1/3 आ जाएगा। और ऐसे यहाँ भी चेक करो, -2/8 तो -1/4, 3/-12 -1/4, 4/-16 अगेन -1/4। तो फिर ये रेशियो सेम होना चाहिए। इसके बाद अभी अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो उनका यूनिट वेक्टर इक्वल होगा। If two vectors are parallel, then their unit vectors are equal। मतलब कि अगर सपोज ए और बी पैरेलल हैं तो फिर इनके यूनिट वेक्टर यानी ए कैप शुड बी इक्वल टू बी कैप। और अगर दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल हैं, बट इफ वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल, then we have a cap is equal to minus of b cap। तो फिर इनके यूनिट वेक्टर्स भी अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, मैग्नीट्यूड सेम होगा। मैग्नीट्यूड तो 1 ही होता है यूनिट वेक्टर का। तो इसके ऊपर हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव का ये क्वेश्चन नंबर 27। हमें दो वेक्टर दिए हुए हैं ए और बी। द फाइंड द वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एज बी एंड पैरेलल टू ए। तो हमने ऐसा वेक्टर बताना है कि जिसका मैग्नीट्यूड बी के बराबर हो और वो ए के पैरेलल हो। तो मान लो ऐसा वेक्टर सी है, लेट दैट वेक्टर इज सी। तो फिर सी का जो मैग्नीट्यूड है वो तो बी के बराबर है, बट सी ए के पैरेलल है,
तो इसका मतलब है कि सी का यूनिट वेक्टर और ए का यूनिट वेक्टर सेम होना चाहिए। तो डायरेक्शन ऑफ सी इज सेम एज दैट ऑफ ए कैप एंड मैग्नीट्यूड इज सेम एज दैट ऑफ बी। तो फिर ये आ जाएगा बी इंटू ए कैप, और ए कैप को हम लिख सकते हैं वेक्टर ए अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो अब यहाँ पर ए का मैग्नीट्यूड आएगा √3² प्लस 4² तो ये 5 आ जाएगा, और बी का मैग्नीट्यूड आएगा √7² प्लस 24² तो ये 25 आ जाएगा। ये रूट के अंदर 625 आएगा तो ये 25 हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो बी की वैल्यू 25, ए की 5 और वेक्टर ए की वैल्यू 3i प्लस 4j, तो ये कट के 5 आएगा, मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 15i कैप प्लस 20j कैप। तो इसका आंसर सी आ जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है अगर हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं एक ही प्लेन में, if we have 3 vectors in a plane, तो फिर हम एक वेक्टर को बाकी 2 वेक्टर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अभी अगर 3 वेक्टर्स हैं हमारे पास, सपोज 3 वेक्टर्स हैं ए बी और सी, और तीनों एक ही प्लेन में है। If we have 3 vectors in a plane, तो फिर हम किसी एक वेक्टर को बाकी 2 की फॉर्म में लिख सकते हैं लाइक दिस, कि भाई ए इक्वल टू एम बी प्लस एन सी। तो यहाँ पे एम और एन कुछ नंबर्स हैं, सम नंबर्स। अभी हम इसका एग्जांपल लेंगे। सिमिलरली अगर हमारे पास 4 वेक्टर्स हैं इन आर्बिट्रेरी डायरेक्शंस, इफ वी हैव 4 वेक्टर्स इन आर्बिट्रेरी डायरेक्शंस, डायरेक्शन कोई भी हो सकती है, तो उस केस में फिर हम किसी एक वेक्टर को बाकी 3 वेक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मान लो हमारे पास 4 वेक्टर्स हैं ए बी सी डी, तो फिर हम किसी एक वेक्टर को, सपोज ए को, बाकी 3 वेक्टर्स की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एम एन पी दे आर सम नंबर्स। तो चलो हम इसका एग्जांपल लेते हैं एक। अब ये क्वेश्चन है, ये 3 वेक्टर आपको दिए हुए हैं, वेक्टर ए बी एंड सी, एंड दीज आर कोप्लेनर। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। तो हमने पी की वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो अभी अगर ये वेक्टर्स कोप्लेनर हैं तो इसका मतलब ये एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो फिर हम ये कंडीशन लगा सकते हैं। मतलब हम किसी एक वेक्टर को
बाकी दो की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो चलो हम इसको ऐसे लिखते हैं, लेट वी राइट सी इन द फॉर्म ऑफ ए एंड बी। तो एक बार आप लोग खुद ट्राई करो इस क्वेश्चन को, उसके बाद फिर वीडियो कंटिन्यू करो। तो पुट द वैल्यू ऑफ सी, put the value of a and b also. अब ये ब्रैकेट ओपन कर दो, तो ब्रैकेट ओपन करके ये आ जाएगा। अब इसके बाद इन दोनों में से आई कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2m माइनस एन आई कैप। इन दोनों में से j कॉमन आ जाएगा, तो ये आएगा 4m माइनस 3n j कैप। और इन दोनों में से k कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस 3m प्लस 5n k कैप। तो जैसे अभी हमने पीछे किया था कि अगर दो वेक्टर इक्वल होते हैं तो उनके फिर इंडिविजुअल कंपोनेंट्स भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे भी हम वही लगा सकते हैं कि अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है तो फिर इनके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स भी इक्वल होने चाहिए। तो नाउ इक्वेटिंग आई कैप, जे कैप एंड के कैप कंपोनेंट्स। तो आई का इक्वेट करो तो इस तरफ है 2m माइनस एन, और इस तरफ 7 है तो इक्वल टू 7। फिर जे का इक्वेट करो तो 4m माइनस 3n इक्वल टू 17। और फिर के का इक्वेट करो तो यहाँ से p आएगा माइनस 3m प्लस 5n। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम m और n की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके m की वैल्यू आएगी 2 और n की वैल्यू आएगी माइनस 3। और फिर m और n की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ p। तो आपका आंसर आ जाएगा -21। सो दिस इज आवर आंसर। तो इसके बाद भी एक ऐसा ही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट में है, तो वो आप ट्राई कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 भी ऐसा ही है, तो यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन। तो भी आगे कंटिन्यू करते हैं। अजी नेक्स्ट पॉइंट है कंडीशन फॉर जीरो रिजल्टेंट वेक्टर। कंडीशन फॉर जीरो रिजल्टेंट मतलब किन्हीं वेक्टर्स का जो नेट रिजल्ट है वो जीरो किस कंडीशन में हो सकता है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सपोज अगर हम दो वेक्टर्स को या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड करें
तो उनका रिजल्टेंट जीरो किस कंडीशन में आ सकता है? तो पहले हम एग्जांपल लेते हैं दो वेक्टर्स का। तो दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट तभी जीरो हो सकता है जब दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के अपोजिट हों और इक्वल मैग्नीट्यूड के हों। सो द रिजल्टेंट ऑफ two vectors can be zero if both vectors are of equal magnitude and opposite directions. जैसे मान लो दो वेक्टर्स हैं ए और बी, और अगर दोनों का रिजल्टेंट जीरो है, यानी ए प्लस बी इक्वल टू जीरो, तो फिर यहाँ से आएगा बी इक्वल टू माइनस ए। सो दैट मीन्स बी शुड बी नेगेटिव ऑफ ए, यानी जो बी है वो ए का नेगेटिव वेक्टर होना चाहिए। मतलब अगर ए इस तरफ है तो फिर बी इसके अपोजिट होना चाहिए, हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन। तो ये तो हो गया अभी दो वेक्टर्स के बारे में। इसके बाद है अगर तीन वेक्टर्स हों, तो तीन वेक्टर का रिजल्टेंट तभी जीरो हो सकता है जब तीनों वेक्टर मिलके एक क्लोज ट्रायंगल बनाएं। सो द रिजल्टेंट of three vectors can be zero if they form a close triangle. जैसे मान लो हमारे पास तीन वेक्टर्स हैं ए बी और सी, और तीनों का रिजल्टेंट जीरो है, तो फिर तीनों वेक्टर मिलके एक क्लोज ट्रायंगल बनाएंगे लाइक दिस। तो सपोज दिस वेक्टर इज ए, दिस वेक्टर इज बी, दिस वेक्टर इज सी, और तीनों का रिजल्टेंट जीरो है, तो वी कैन राइट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो अगर तीनों मिलके एक क्लोज ट्रायंगल बना रहे हैं टेकन इन सेम ऑर्डर, टेकन इन सेम ऑर्डर, तो फिर इनका रिजल्टेंट जीरो हो सकता है। तो यहाँ पे टेकन इन सेम ऑर्डर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट वेक्टर का हेड है दैट कोइंसाइड्स विद द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर, और फिर सेकंड वेक्टर का हेड कोइंसाइड्स विद टेल ऑफ थर्ड वेक्टर, और फिर थर्ड वेक्टर का हेड कोइंसाइड्स विद टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर। मतलब हेड टू टेल वे में कि नेक्स्ट वेक्टर का टेल पिछले वाले वेक्टर के हेड से कोइंसाइड करे एंड सो ऑन। तो इस तरह से जब वो एक ट्रायंगल फॉर्म करेंगे तीनों मिलके तो उनका रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो कहीं पे ऑर्डर रिवर्स हो गया, मान लो वेक्टर इस तरह से है, ए वेक्टर इस तरफ है, बी इस तरफ है और सी इस तरफ है, तो फिर अब ये सेम ऑर्डर में नहीं हुए, तो फिर यहाँ पे तीनों का रिजल्टेंट जीरो नहीं होगा। बल्कि अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे बी की जगह पे माइनस बी आ जाएगा क्योंकि बी की डायरेक्शन अपोजिट हो गई है। तो फिर यहाँ पे आएगा ए माइनस बी
प्लस सी इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा बी इक्वल टू ए प्लस सी, यानी बी इज रिजल्टेंट ऑफ ए एंड सी। तो ये वही बात होगी जो हमने रिजल्टेंट वेक्टर करते वक्त करी थी कि अगर कोई पार्टिकल यहाँ से चले और उसने अगर यहाँ तक जाना हो, या तो वो सीधा जा सकता है वेक्टर बी के थ्रू, या फिर वो पहले सी से जाए फिर ए से जाए। तो जो काम ये दो वेक्टर मिलके करेंगे सी और ए, वही काम अकेला वेक्टर बी कर देगा। सो बी इज रिजल्टेंट ऑफ सी एंड ए, एंड वी कैन राइट बी इक्वल टू ए प्लस सी। तो इसी तरह से भी अगर वेक्टर 3 से ज़्यादा हो और वो अगर एक क्लोज फिगर फॉर्म कर रहे हैं टेकन इन सेम ऑर्डर, तो फिर उनका रिजल्टेंट 0 हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल तो यहाँ पे 4 वेक्टर हैं ए बी सी डी, तो इनका भी रिजल्टेंट 0 हो जाएगा क्योंकि सेम ऑर्डर में ये एक क्लोज फिगर बना रहे हैं, तो इन सबका रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। और ऐसे यहाँ पे ये 5 वेक्टर्स हैं, तो इनका भी रिजल्टेंट 0 हो जाएगा क्योंकि ये भी सेम ऑर्डर में एक क्लोज फिगर बना रहे हैं। तो इस तरह से जितने भी वेक्टर्स होंगे, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, 15 हो, जितने भी मर्जी वेक्टर्स हों, सो इफ दे आर फॉर्मिंग ए क्लोज फिगर टेकन इन सेम ऑर्डर, तो फिर उन सबका रिजल्टेंट 0 होगा। इसके बाद भी नेक्स्ट पॉइंट है लेमिस थ्योरम। तो लेमिस थ्योरम लगती है जब 3 वेक्टर्स का रिजल्टेंट 0 हो। सो व्हेन द resultant of three vectors is 0। जैसे मान लो किसी एक पॉइंट पे 3 फोर्स लग रहे हैं, फोर्स ए, बी और सी। मान लो किसी एक पॉइंट पे 3 फोर्स लग रही हैं और तीनों का रिजल्टेंट 0 है, मतलब नेट फोर्स 0 है, मीन्स तीनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तो फिर तीनों का रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। और मान लो बी और सी के बीच एंगल अल्फा है, सी और ए के बीच एंगल बीटा है, ए और बी के बीच एंगल सपोज गामा। तो नाउ अकॉर्डिंग टू लेमिस थ्योरम, अगर 3 वेक्टर्स का रिजल्टेंट 0 है तो फिर ये रेशो हर फोर्स के लिए कांस्टेंट होगा, यानी रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर 2 वेक्टर्स, यानी a अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू b अपॉन साइन बीटा इक्वल टू c अपॉन साइन गामा, एंड दैट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। तो फिर इसकी क्या डेफिनेशन होगी? सो अकॉर्डिंग टू लेमिस थ्योरम, so it states that if the resultant of 3 vectors is 0,
then the ratio of the magnitude of a vector to the sine of angle between other two vectors is constant. यानी a upon sin alpha is equal to b upon sin beta is equal to c upon sin gamma. तो हम इसको साइन रूल से प्रूव कर सकते हैं. तो देखो, अगर ये तीन वेक्टर से का रिजल्टेंट 0 है तो फिर तीनों मिलकर एक क्लोज ट्रायंगल बनानी चाहिए. तो अगर हम पहले ए को ड्रा कर लें और फिर बी को शिफ्ट करके ए के हेड पे ले आए, यानी बी को अगर हम यहाँ पे ड्रा करें इसी के पैरेलल, तो फिर जो ये वाला एंगल है तो ये एंगल गामा हो जाएगा, मतलब इस एंगल के बराबर होगा ये वाला. और फिर सी को शिफ्ट करके सी की टेल को बी के हेड पे ले आए, तो फिर सी का जो हेड है फाइनली वो ए की टेल पे जाना चाहिए. और फिर जो ये वाला एंगल होगा ये एंगल इधर अल्फा हो जाएगा इसके बराबर, और जो ये एंगल होगा इधर ये एंगल बीटा हो जाएगा. और फिर ये एंगल होगा 180 माइनस अल्फा, ये एंगल होगा 180 माइनस बीटा, और ये एंगल होगा 180 माइनस गामा. नाउ फ्रॉम साइन रूल, तो हमने पढ़ा था ये साइन रूल पहले बेसिक मैथ में कि a अपॉन साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू साइड्स ये रेशो कांस्टेंट होता है, यानी a अपॉन साइन 180 माइनस अल्फा इक्वल टू b अपॉन साइन 180 माइनस बीटा इक्वल टू c अपॉन साइन 180 माइनस गामा. अब साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर ही होता है, तो फिर साइन 180 माइनस अल्फा becomes sin alpha, sin 180 minus beta becomes sin beta, and sin 180 minus gamma becomes sin gamma. तो फिर ये प्रूव हो गया भी इसका. तो ये हमें प्रूव करना था. अब इस पे क्वेश्चन लेते हैं अभी. क्वेश्चन नंबर 2. गिवन दैट a b c इक्वल टू 0, तो हमें तीन वेक्टर दिए हो गए हैं और तीनों का रिजल्टेंट 0 है. आउट ऑफ 3 वेक्टर्स 2 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड. तो मान लो a और b का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो a इक्वल टू b इन मैग्नीट्यूड, and the magnitude of third vector is root 2 times that of either of the two having equal magnitude. और जो थर्ड वेक्टर है c उसका मैग्नीट्यूड है रूट 2 टाइम्स a
और √2 टाइम्स b. तो फाइंड द एंगल्स बिटवीन द वेक्टर्स। तो फिर हमने डिफरेंट वेक्टर्स के बीच जो एंगल्स हैं वो हमने फाइंड आउट करने हैं। तो पहली बात तो भी अगर तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट 0 है तो फिर तीनों एक क्लोज ट्रायंगल बनाएंगे। मान लो ये ए, ये बी और ये सी। और ए और बी का मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो अगर ए और बी का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो फिर ये ट्रायंगल होगी आइसोसेलेस ट्रायंगल और ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो मान लो ये एंगल थीटा है तो फिर ये भी थीटा होगा और फिर ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा, सॉरी 180 माइनस 2 थीटा। तो नाउ अप्लाई साइन रूल और लेमिस थ्योरम। तो क्या आ जाएगा a अपॉन साइन थीटा इक्वल टू c अपॉन साइन 180 माइनस 2 थीटा। तो अब c की वैल्यू पुट कर दो √2a और साइन 180 माइनस 2 थीटा होगा साइन 2 थीटा। ए से ए कैंसिल हो गया। तो साइन 2 थीटा का फार्मूला बन जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो साइन थीटा कैंसिल, कोस थीटा को ऊपर ले जाओ तो यहाँ से कोस थीटा आएगा 1/√2। सो दैट मीन्स थीटा इज 45 डिग्री। तो थीटा 45 आ गया भी। तो फिर ये एंगल 45 है, ये भी 45 होगा तो फिर 90 हो जाएगा। तो फिर जो एक्चुअल डायग्राम है वो ऐसे बनेगा। ए तो बी ए के परपेंडिकुलर होगा और सी ऐसे हो जाएगा। So this angle is 45. This angle is also 45 and this is 90 degree. So we clearly angle between A and B is 90 degree. अब B और C के बीच एंगल क्या होगा? तो देखो B और C के बीच एंगल अब ये 45 नहीं होगा बल्कि B और C के बीच का एंगल ये बाहर वाला एंगल होगा। तो दिस एंगल इज 135। तो फिर B और C के बीच का एंगल 45 नहीं होगा बट इट वुड बी 135। देखो जैसे हमने यहाँ पीछे किया था तो A और B के बीच का एंगल गामा है, यानी जो आउटर एंगल है वो है बेसिकली ए और बी के बीच का एंगल। और ऐसे ही सी और ए के बीच का एंगल ये भी बाहर वाला एंगल है बीटा। सी और ए के बीच का एंगल ये बीटा है। तो फिर ए और बी के बीच का एंगल तो हो गया 135 डिग्री और ऐसे ही
सी और ए के बीच का एंगल बी, ये बाहर वाला एंगल होगा 135 डिग्री। तो फिर इसका आंसर भी हो जाएगा 135 डिग्री। देखो बेसिकली ऐसे होता है, जब दो वेक्टर के बीच एंगल डिसाइड करते हैं तो दोनों वेक्टर्स की टेल मिलनी चाहिए। जैसे मान लो दो वेक्टर ऐसे हैं, उनके बीच का एंगल थीटा है। बट अगर वेक्टर ऐसे होते हैं, मान लो ये ए इस तरफ होता और बी ऐसे होता, और ये एंगल थीटा होता, तो अब यहाँ पर ए और बी के बीच का एंगल थीटा नहीं होगा, बल्कि जो बाहर वाला एंगल है यानी 180 माइनस थीटा। तो फिर ए और बी के बीच का एंगल होगा 180 माइनस थीटा, जबकि यहाँ पे ए और बी के बीच का एंगल होगा थीटा, क्योंकि यहाँ पे ए और बी की टेल आपस में मिल रही है। तो जब टेल आपस में मिलेगी तो फिर जो एंगल हमें दिखेगा वही एंगल होगा। बट अगर किसी पॉइंट पे टेल, एक वेक्टर की टेल दूसरे वेक्टर का हेड मिलता हो, तो फिर एंगल बाहर वाला होता है दोनों के बीच का। जो हमें दिखता है वो एंगल नहीं होता, बल्कि आउटर वाला एंगल होता है। चलो कुछ और न्यूमेरिकल्स करते हैं अभी। As you look at this question, question number 4. तो रीड दिस क्वेश्चन केयरफुली। तो इसमें हमें दिया हुआ है कि ये दो पोल्स हैं 5 मीटर हाइट और 3 मीटर हाइट के, और जो ये वाला पोल है ये ओरिजिन पे लगा हुआ है, और सेकंड वाला पोल है जो ये पॉइंट बी पे लगा हुआ है। और एक बर्ड जो है, अ बर्ड फ्लाइज फ्रॉम द टॉप ऑफ फर्स्ट पोल टू द टॉप ऑफ सेकंड पोल। तो एक बर्ड यहाँ से फ्लाई करके यहाँ तक जाता है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो अभी हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फिर जो पॉइंट पी है, तो लेट अस फर्स्ट फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी एंड क्यू। तो सिंस पॉइंट पी लाइज ऑन जेड एक्सिस, तो फिर इसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा और जेड में 5 हो जाएगा। तो फिर इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0,0,5। तो फिर जो जेड का पोजीशन वेक्टर होगा, सपोज R1, सॉरी पॉइंट पी का जो पोजीशन वेक्टर होगा सपोज R1, तो वो हो जाएगा 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 5 k कैप। सो दैट मीन्स 5 k कैप। और जो पॉइंट Q है, इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो देखो x में 5 होगा, y में 2 और z में 3। तो फिर इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 5, 2, 3। तो फिर इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो ये हो जाएगा R2 और इसका ये R1। सो दिस इज R1 एंड दिस इज R2। और R2 की वैल्यू आएगी 5 i कैप प्लस 2 j कैप
plus 3 k cap. So this is final position R2 and R1 is initial position of bird. और फिर जो डिस्प्लेसमेंट होगा बर्ड का वो ये हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया डी सपोज, तो डी आ जाएगा R2 माइनस R1। तो सब्ट्रैक्ट R1 फ्रॉम R2, तो आएगा 5i कैप प्लस 2j कैप और 3 माइनस 5, तो माइनस 2 k कैप। तो अभी आंसर आ गया आपका। और फिर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड मैग्नीट्यूड। तो फिर इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा √5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो आएगा √33 मीटर। तो इसका सेकंड आंसर हो गया। इसके बाद भी अगला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में से। क्वेश्चन नंबर 10 देखो भी, तो ये हम पहले कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखो भी। फॉर द फिगर विच इज करेक्ट, तो हमें ये डिफरेंट वेक्टर्स का एक फिगर दिया हुआ है ये, तो बताना है कि इनमें से कौन सी रिलेशन ठीक होगी। तो देखो इसमें तरीका ये है करने का, आप किसी एक पॉइंट से स्टार्ट हो जाओ और फिर पूरे क्लोज फिगर में घूम के वापस उसी पॉइंट पे आ जाओ एंड टेक द वेक्टर पॉजिटिव if you travel in the direction of vector and take it negative if you travel opposite to the direction of vector। तो जैसे अगर हम पॉइंट इस पॉइंट से चलें तो पहले हम ए की तरफ चलेंगे, तो फिर ए को पॉजिटिव लेंगे क्योंकि हम ए की डायरेक्शन में जा रहे हैं। फिर बी को भी पॉजिटिव लेंगे, फिर सी को भी पॉजिटिव, फिर सी के बाद जब डी की तरफ चलेंगे तो नाउ वी आर ट्रेवलिंग अपोजिट टू दी वेक्टर डी। तो डी की डायरेक्शन इस तरफ है जबकि हम इससे उल्टी तरफ जा रहे हैं, मतलब हम इस तरह से जा रहे हैं। तो वी आर मूविंग इन दिस क्लोज्ड पाथ। तो बट हेयर वी आर ट्रेवलिंग अपोजिट टू दी वेक्टर डी, तो फिर यहाँ पे माइनस डी आ जाएगा और इसके बाद प्लस ई इक्वल टू 0। तो फिर सी आंसर आ जाएगा इसका भी। इसके बाद भी लुक एट क्वेश्चन नंबर 13। तो इसको भी आप सेम तरीके से कर सकते हो। इसमें भी आपको ये फिगर दिया हुआ है एंड वी हैव टू फाइंड द करेक्ट रिलेशन। तो जैसे अगर हम ये वाली ट्रायंगल ले लें, इस ट्रायंगल में अगर हम सपोज किसी एक पॉइंट से चलें, मतलब यहाँ से स्टार्ट होके और सपोज इस डायरेक्शन में चले ऐसे, तो फिर ये इक्वेशन आएगी a प्लस बी प्लस ई इक्वल टू 0। तो फिर ये करेक्ट हो जाएगा। और अगर हम इस वाले ट्रायंगल में चलें इस तरह से a प्लस सी माइनस डी,
तो क्या आएगा ए प्लस सी माइनस डी इक्वल टू 0। तो यहाँ से सी माइनस डी ये आ जाएगा माइनस सी, तो बी इज आल्सो करेक्ट। और फिर अगर आप आउटर डायग्राम में चलो, आउटर फिगर में चलो, ए को छोड़ के, सपोज आप कुछ ऐसे चलो, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट एंड इफ यू ट्रेवल इन दिस डायरेक्शन, तो फिर आएगा बी प्लस ई प्लस डी माइनस सी इक्वल टू 0। तो फिर यहाँ से ये सी ऑप्शन भी ठीक हो जाएगा। सो दैट मीन्स, तो इसका फाइनल आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। अब चलो भी आज के क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। तो ये क्वेश्चन है कि 2 point masses 1 and 2 move with uniform velocities v1 and v2। तो ये दो masses हैं and they are moving with some velocities। मान लो इसकी वेलोसिटी v1 है कुछ और इसकी v2 है। Their initial position vectors are r1 and r2 respectively। तो which of the following should be satisfied for the collision of the point masses। अगर मान लो ये चलते चलते कहीं पे टकरा जाते हैं ऐसे, तो टकराएंगे तो फिर यहीं टकराएंगे, इसी पॉइंट पे टकरा सकते हैं, और वो भी तब अगर दोनों सेम टाइम पे यहाँ पे पहुँचे। तो चलो मान लेते हैं कि टाइम टी पे वो दोनों यहाँ पहुँच जाते हैं, तो फिर दोनों में कोलिजन हो जाएगा। तो फिर कोलिजन होने के लिए इनमें से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो वो हमने बताना है। तो देखो इसे कैसे करेंगे। तो फर्स्ट यू गिव योर ओन थॉट्स, ट्राई टू डू इट योरसेल्फ एंड देन कंटिन्यू द सॉल्यूशन। तो देखो अगर मान लो ये टकरा जाते हैं यहाँ पे, तो फिर दोनों का जो फाइनल पोजीशन वेक्टर है वो सेम हो जाएगा। तो दोनों का जो फाइनल पोजीशन वेक्टर है सपोज आर, तो वो दोनों का सेम हो जाएगा। और फाइनल पोजीशन वेक्टर को हम लिख सकते हैं इनिशियल पोजीशन प्लस डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फिर जो पार्टिकल 1 है इसका डिस्प्लेसमेंट होगा वेलोसिटी इनटू टाइम, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा v1 इंटू टी। और जो सेकंड पार्टिकल है इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा टाइम t में v2 इंटू टी। तो फिर जो फर्स्ट पार्टिकल है उसका फाइनल पोजीशन वेक्टर r, तो r हो जाएगा r1 प्लस डिस्प्लेसमेंट, यानी इनिशियल पोजीशन प्लस डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली फॉर सेकंड पार्टिकल, इसका भी फाइनल पोजीशन वेक्टर r है एंड दैट इज इक्वल टू इट्स इनिशियल पोजीशन वेक्टर
प्लस डिस्प्लेसमेंट v2t। तो अब यहाँ से आ जाएगा भी, इन दोनों से r2 को इधर ले आओ, और v1t को उधर ले जाओ। तो ये t कॉमन आ जाएगा। So this is equation number 1. Now taking mode on both sides, या taking magnitude on both sides, तो इसका मैग्नीट्यूड ये होता है अभी कि अगर हम दो लाइन ऐसे लगा दें तो ये बन जाता है इसका मैग्नीट्यूड इंटू टी। तो इधर का भी मैग्नीट्यूड, इधर का भी मैग्नीट्यूड। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो 1/2 करोगे तो ये आ जाएगा r1 माइनस r2 अपॉन मैग्नीट्यूड r1 माइनस r2 इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन मैग्नीट्यूड v2 माइनस v1। ये t आपस में कैंसिल हो जाएगा जब डिवाइड करेंगे, तो फिर आपका ये आंसर आ जाएगा, एंड दिस मैचेस विद ऑप्शन बी। तो फिर इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। तो अभी अब तक हमने जो थ्योरी करी है उसके बेसिस पे आप ये सब्जेक्टिव असाइनमेंट के अराउंड 11 क्वेश्चंस कर सकते हो, और जो ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट है इसके भी अराउंड आप 30 तक ट्राई कर सकते हो। तो बाकी नेक्स्ट अगले वीडियो में, तो नेक्स्ट वीडियो से वी स्टार्ट ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और जो भी रिमेनिंग पार्ट है वेक्टर का, दैट वी विल कंटिन्यू in the next video. Okay, thank you.